गोरा बादल चरित चौपाई हेमरतन जो जैन रचनाकार थे, जैन संत थे, उनके द्वारा रचित काव्य है। इसे हम ऐतिहासिक कथा तो नहीं कह सकते, या इसको ऐतिहासिक प्रबंध काव्य भी नहीं कह सकते, ऐतिहासिक काव्य भी नहीं कह सकते। हाँ, जिन पात्रों का उल्लेख है उनका इतिहास में अवश्य उल्लेख होता है। अलाउद्दीन खिलजी का भी होता है, रतन सिंह का भी होता है। पद्मिनी पद्मावती चरित्र ऐतिहासिक दृष्टि से बात करूं मैं, किसी और प्रश्न में, वो एक अलग प्रश्न है, उस समय में हम चर्चा नहीं कर रहे। बहुत लंबा है कि वो कहाँ की राजकुमारी थी, क्या थी। हम इस कथा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इस कथा के हिसाब से राजा रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा हैं, चित्तौड़ के शासक हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई यह एक महत्वपूर्ण काव्य है। आचार्य हेमरतन अपनी जब रचना प्रस्तुत करते हैं, प्रारंभ में मंगलाचरण, फिर रतन सिंह का चरित्र चित्रण, गोरा बादल का उल्लेख, उसके बाद चित्तौड़ का वर्णन, चित्तौड़ वर्णन के बाद राजा रतन सेन और उनकी रानी पद्मावती का वर्णन, फिर उनके बीच में होने वाले संवाद का वर्णन, संवाद के बाद में जो उनके संबंध में विवाद हुआ उस विवाद का वर्णन, और राजा रतन सेन का, जिसे रतन सिंह भी कहा है, राजा रतन सेन भी कहा है, वह अपने राज्य का त्याग करता है इस संकल्प के साथ कि मैं अपने राज्य में तभी लौट कर आऊंगा जब मैं रानी पद्मिनी से विवाह कर लौट कर आता हूं, तब मैं इस राज्य का उपभोग करूंगा, सेज का सुख लेऊंगा, अच्छी तरह से भोजन करूंगा, नहीं तो मैं गिरी कंदराओं में ही रह जाऊंगा। इस संकल्प के साथ जब वह राज्य को त्यागता है, अपने साथ एक सेवक को लेता है, एक लंबी यात्रा जिसमें एक पथिक सहायक बनता है, एक योगी सहायक बनता है, और वे सिंघल द्वीप पहुंचकर वहां की राजकुमारी पद्मावती से विवाह कर लेता है। राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने के पश्चात वे वापस अपने राज्य में लौट आते हैं और राज्य में लौट आने के बाद अपना जीवन बहुत सुखपूर्वक बिताते हैं। यहां सुखपूर्वक जीवन बिताने के पश्चात एक दिन की घटना है, उनके जीवन में एक उनके राज्य में एक पंडित होता है जिसका नाम है राघव चेतन व्यास, और वह राघव चेतन व्यास जो है वह राघव चेतन व्यास जो है वह विद्वान होता है, बहुत समझदार होता है, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से वह थोड़ा सा सही नहीं होता। यहां रचनाकार उसे माना है कि वह बुद्धिमान नहीं है, और उसका कारण बताया, उससे कुछ बातों का निर्धारण किया कि वहां ऐसा ऐसा होना चाहिए, जहां दो व्यक्ति बैठे हुए हों बीच में नहीं जाना चाहिए, पति पत्नी बैठे हुए हों वहां नहीं जाना चाहिए, जहां आपके विषय के अनुकूल बात नहीं हो रही हो आपको वहां बात नहीं करनी चाहिए, या जो विषय चल रहा है उससे विपरीत बात नहीं करनी चाहिए, किसी के यहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, बात करते हुए तीसरे व्यक्ति को बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातें वो बहुत, कल हमने इसको विस्तार से देखा था। राघव चेतन व्यास राजा को प्रिय भी है, राजा का प्रिय पात्र भी है, लेकिन इस घटना के बाद कि जब राजा रतन सेन अपनी महारानी पद्मिनी के साथ उसके कक्ष में होते हैं, प्रेमालाप में रत होते हैं, और उसी समय वह उनके कक्ष में उपस्थित हो जाता है। राघव चेतन व्यास को वहां उपस्थित हो देखकर राजा को बहुत क्रोध होता है, और राजा उसे बहुत ही क्रोध दृष्टि से देखते। राजा का इस प्रकार से क्रोध करना, कवि कह रहा है कि ऐसा लगा मानो राजा के क्रोध ने राघव चेतन व्यास का अपमान किया, राघव चेतन व्यास को
का सम्मान का खंडन किया, उसको अपमानित किया और राजा बहुत क्रोध में आ गया। और उस क्रोध का परिणाम यह होता है, जब राजा किसी से क्रोधित हो जाता है तब यह स्पष्ट है बात कि उस क्रोध करने से उस व्यक्ति का तन, धन और जीवन भी समाप्त हो सकता है, जब राजा किसी पर कुपित हो जाता है। यहां तक की कथा प्रसंग हमने देखी थी। अब राघव चेतन भी इस बात को समझ जाता है कि राजा मुझ पर कुपित हो गया है, मैंने गलती कर ली है। देखिए यहां से, विलखू हुई उतरियु व्यास। वह राजा के उस कक्ष से बहुत ही दुखी होकर, विलखते दुखी होकर, भारी मन से वह राजा के कक्ष से बाहर आता है। विलखू हुई उतरियु व्यास, नीठ पहुतु निज आवास। और बड़ी मुश्किल से, बहुत भारी मन से वह अपने आवास पर पहुंच पाता है। उसको चलने की भी क्षमता, ऐसा लग रहा है कि राजा ने उसकी पूरी शक्ति का शोषण कर लिया, अवशोषण कर लिया, इतनी वह उसकी शक्ति समाप्त हो गई। और आगे वाली पंक्ति चरण में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कवि ने। क्या कहा देखिए, विलखू हुई उतरियु व्यास, नीट पहुतु निज आवास, सामी तणी जब थाई रीस। जब यदि किसी व्यक्ति से उसका स्वामी, जब किसी का शासक या किसी राजा किसी पे कुपित हो जाता है, वह राज्य ऐसा था, वहां कोई भी अपील करने का कहीं भी अधिकार नहीं था। राजा ही सर्वशक्तिमान था, और यदि राजा ही रूठ गया तब समझ लीजिए भगवान ही रूठ गया हो। जिससे कोई व्यक्ति से भगवान रूठ जाता है तब उस व्यक्ति का कैसा जीवन में कष्ट आता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ उस राजा के रूठ जाने से उसके भाग्य का परिवर्तन हो गया। सामी तणी जब थाई रीस, तब जाने रूठो जगदीश। ऐसा लग रहा था मानो भगवान ही उससे, जगदीश का मतलब है ईश्वर ही उससे रूठ गया था। क्योंकि इससे पूर्व वाले में लिखा था, कीधी रीस गणी तेराई, जणती तन धन जीवित जाए। राजा के क्रोधित हो जाने से व्यक्ति का तन, मन, धन सब कुछ चला जाता है। बलता व्यास न तेड़िया माही। और जब वह राजा रतन सेन के कक्ष से वह व्यास जो था, राघव चेतन व्यास, जब लौटने लगा तब किसी ने उसे नहीं रोका। राजा ने भी उसे नहीं बुलाया, रानी ने भी उसे नहीं बुलाया। वलता, और इतना ही नहीं, जब वह उस महल से बाहर निकल रहा था तब भी उसे किसी ने नहीं बुलाया। वलता व्यास न तेड़िया माही, मान मुहत्थी मुकिया था। और मान और महत्व के साथ उसने बड़े सम्मान के साथ वह ऐसा लग रहा था कि अब उसका वो सम्मान समाप्त हो गया। और जो महत्व था उसको आज दिन तक इस राज्य में जो मान सम्मान मिल रहा था, वह लगा इस स्थान को छोड़ने से, इस महल को छोड़ने से, उस कक्ष के बाहर आ जाने से बाद उसका वह सब मान, महत्व, सम्मान, आदर जो था वह भी मुकिया का मतलब छूट गया, वह भी उससे सब कुछ लूट गया था। इन्हीं मुझे दीठी ए पद्मणि, आंखी हराऊं हूं ए तनी। और उसने मन में एक संकल्प किया कि राजा रतन सेन ने मेरे मुकाबले, मेरे सामने इन्हीं मुझे दीठी है, मेरे से अधिक राजा ने पद्मिनी को महत्व दिया है। आंखी हराऊं हूं ए तनी। और मैं एक दिन आकर पद्मिनी के कारण इस राजा को हरा कर रहूंगा। मैं इस आज अपना जो अपमान हुआ है, इस अपमान का मैं बदला लेकर रहूंगा। वलता व्यास न तेड़िया माही, मान मुहत्ती मुखिया ठाही,
इन्हें मुझे दीठी ए पद्मिनी, आज ही हराऊं हूं, मैं इसके कारण ही इसको आकर हराऊंगा। व्यास सुनी इम मनी पहनू, और व्यास ने जब ये देख लिया कि और कोई भी उसे नहीं बुला रहा है, तब उसने क्या कहा? वह मन में सोचता है, इम मनी पहनू, मन में डरता है, मन में भी डरता है कि अब यहाँ रुक गया तो कोई असुविधा हो सकती है, यहाँ रुकना मेरे लिए उचित नहीं है। कुण वैसास करई सिंह, राजा तो शेर के बराबर होता है। यदि शेर कितना भी विश्वास दिलाए, लेकिन उस शेर पर जिस प्रकार विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार ये राजा पर भी विश्वास करना बहुत कठिन होता है। राजा पर विश्वास नहीं करना। देखिए आगे उसने क्या कहा। जब व्यक्ति सत्ता में होता है, जब व्यक्ति शक्तिशाली होता है, या जब व्यक्ति राजा होता है, तब क्या होता है? वह किसी का मित्र नहीं होता। उसे अपना राज्य चलाना होता है, और उस राज्य में वह मित्रता नहीं रहती। उसने क्या कहा? रचनाकार लिख रहा है, चाहे राघव चेतन व्यास का वह राजा रतन सेन बहुत गहरा मित्र था, बहुत उसे मान सम्मान था, लेकिन एक घटना ने उसके मान सम्मान को समाप्त कर दिया, और उसे जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं। तब उसने ये कहा, राजा कभी मित्र नहीं होता, राजा मित्र कभी न भी हो। जो व्यक्ति राजा हो जाता है, हमारे यहाँ कहते हैं राजा जोगी अगन जल, यहाँ की उल्टी प्रीत, इनकी प्रीत उल्टी होती, राजा की, जोगी की, अग्नि की, पानी की। इनसे आप जितना प्रेम रखेंगे, आपको उतना ही नुकसान होगा। वो हो सकता है आपके लिए जीवन में कभी लोग आग से खेलते हैं, आग वाले आग से खेलते हैं, आग के लिए उनके आग का जीवन बहुत अच्छा तैराक होता है, उसकी डूबने से मृत्यु होती है। जो राजा से बहुत अधिक निकट होता है, कई बार उसे राजा ही सबसे बड़ा कष्ट पहुंचाता है। योगी होता है, योगी का जो बहुत निकट हो जाता है, उसे योगी का कभी कभी कोप भाजन पड़ना पड़ता है। इसलिए उसने कहा, राजा मित्र कभी न भी हुई, राजा कभी भी मित्र नहीं होता। न भी दीठो न भी सुनियो, आज दिन तक किसी ने नहीं सुना इस बात को कि राजा किसी का मित्र होता हो। ऐसी बात आज दिन तक किसी ने नहीं सुनी, और न ही इस तरह का उदाहरण किसी को दिखाई दिया कि राजा किसी का मित्र हो। इनमें चिंती राघव मन डरही, कि राजा तो मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। और अब यहाँ रुकना, जहाँ राजा आपका वैर हो जाता है, राजा से आपकी दुश्मनी हो जाती है, तब आपका किसी प्रकार से नुकसान हो सकता है। जो ऊपर वाली लाइन था, तन धन जीवत गिनती, तन धन जीवत जाए, उनका जीवन जा सकता है। और इस कारण इम चिंती राघव मन डर, इस प्रकार राजा जो है राघव चेतन व्यास मन में बहुत डर रहा है। देखिए आज उसने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया, नृप खुनसानाई खिण न विसरई। एक क्षण के लिए भी राजा का वह क्रोध नहीं भुला पा रहा है कि राजा मुझसे कितना क्रोधित है। राजा ने जिस क्रोध भरी निगाह से उसकी तरफ देखा था, वह समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और उसे लगा कि अब मेरा जो मेरा राजा है, वो अब मेरे को शायद जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसी दृष्टि से वह अपने कहा कि अब मेरे लिए यहाँ रुकना या जीवन संभव नहीं है, क्योंकि आगे बात उसने स्पष्ट कर दी, नृपनी खुनसी न होई भली। और यहाँ उसने कहा, राजा से जब किसी की दोस्ती दुश्मनी बदल जाए, या राजा से जब कहीं शत्रुता हो जाए, नृपनी खुनसी का मतलब नाराजगी, खुन्नस। जब राजा किसी से खिन्न हो जाए, राजा जब किसी से नाराज हो जाए, तो नृपनी खुनसी न हो भले, उसका वो नाराज होना उचित नहीं है। और आगे उसने क्या बात कह दिया,
नित्य नित्य हानि हुई एक लेख, और रोज नित्य प्रतिदिन हानि होती है। उससे क्या होता है? रोज हानि होती है। हानि क्या होती है? राजा आपको कष्ट देगा। इम आलोची राघव व्यास, इस प्रकार की बात को सोचकर कि अब अगर मैं यहां रुकता हूं, अब अगर मैं यहां रुकता हूं तो मेरे लिए जीवन बहुत कष्टकारी हो जाएगा। क्यों कष्टकारी हो जाएगा? जिस राज्य में रहते हैं और उस राज्य का यदि शासक, उस राज्य का यदि राजा आपका दुश्मन हो जाए या आपसे नाराज हो जाए, तब उस राज्य में रहना आपके लिए वह रहना वहां बहुत दुर्भर हो जाता है। इसलिए अब इस राज्य में नहीं रुकना चाहिए। इम आलोची राघव व्यास चित्रकूट छांड्यो वास, और वह चित्रकूट के अपने उस वास को, चित्रकूट का अपना जो वहां रहता है, चित्रकूट छांड्यो वास, और वह उस चित्रकूट का त्याग कर देता है। मानस मोहरई ले ही करी गढ़ती छानू गो निसरी, और उसने कहा वह अपने मनुष्य को, अपने परिजनों को, अपने सेवकों को, और जो उसके पास धन था, उस धन को लेकर उसने गढ़ती छानू गो निसरी, और उसने उस चित्तौड़ का त्याग कर दिया। यहाँ आगे एक संस्कृत का श्लोक उद्धृत किया है, वो उद्धृत में क्या बताया है? त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, यदि कुल का भला होता हो तो हमें एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामास्यार्थे कुलम त्यजेत, यदि ग्राम का भला हो तो कुल का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, और यदि जनपद का भला हो तो राज्य का त्याग, गांव का त्याग कर देना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, और यदि जीवन का भला हो, अपने आत्म जीवन का भला हो, तो इस पृथ्वी का भी, इस संसार का भी त्याग कर देना चाहिए। और यहाँ यही था, उसे अपने जीवन का भला चाह रहा था, इसलिए उसने उस पृथ्वी, उस राज्य जिसमें वह रह रहा था, उसका उसने त्याग कर दिया। और अब वह जाते जाते दिल्ली पहुंच जाता है। आगे की कथा कल। धन्यवाद।